नमस्कार। उम्मीद है कि हमारी जो कहानियाँ हैं इन कहानियों से आप सीखते होंगे और आपके मन में आने वाली जो गलतियां हैं या जो गलत विचार है उसको अपने से दूर करते होंगे और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उनको जागरूक करते होंगे। तो आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दिल्ली की कहानी है और कहानी सच्ची तो है ही। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक रामलीला मैदान है। उस रामलीला मैदान में का जो इलाका है वहाँ से एक फ़ोन बजती है और फ़ोन वहाँ के त्रिलोकपुरी थाने तक पहुँचती है। नहीं, पांडव नगर के ही थाने में पहुँचती है और उस थाने में जब वो फ़ोन पहुंचती है तो उससे एक आवाज़ आती है। खबर देने वाला ये बताता है कि ये जो रामलीला मैदान है यहाँ पे एक काली पन्नी पड़ी हुई है और ऐसा मालूम होता है कि इसके अंदर कुछ शारीरिक टुकड़े पड़े हुए हैं, किसी के शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है मौकाए वारदात पे और छानबीन में पाती है कि एक काला पन्नी में एक इंसान का हाथ पड़ा हुआ है। पुलिस तलाश में लग जाती है कि बाकी शरीर के भी हिस्से इसमें होंगे, नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा दूर आगे जाने के बाद पुलिस को एक और काला पन्नी मिलता है। वो काला पन्नी में भी एक दूसरा इंसानी हाथ पड़ा हुआ था। अब पुलिस को लगता है कि जरूर और भी शरीर के अंग होंगे जो यहीं कहीं आसपास के इलाके में होंगे। पुलिस लगातार सारा दिन उसमें छानबीन करता रहता है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती। मायूस होकर पुलिस वापस आती है और जो शरीर के हिस्से उसको मिलता है वहाँ पास के सरकारी हॉस्पिटल में मॉर्चरी में रखवा देता है ताकि वो खराब न हो जाए। अगले दिन सुबह तड़के फिर से एक कॉल आती है और उस कॉल में ये बताया जाता है कि इसी पार्क में रामलीला मैदान में ही कुछ शरीर के हिस्से पड़े हुए हैं। पुलिस जाती है तो देखती है कि उसमें किसी इंसानी पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो तलाश में लगती है कि कुछ और भी मिल जाएगा, क्योंकि कल तो हाथ मिला था, आज एक पैर मिला है। ढूंढती है, तलाश करती है तो दूसरे पैर का टुकड़ा दूसरी जगह मिल जाता है, लेकिन शरीर का बाकी अंग अभी भी उसको नहीं मिलता है। इस प्रकार से एक दो दिन और गुजर जाते हैं। एक दो दिन और गुजर जाने के बाद फिर से पुलिस तलाश करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। पर अचानक से एक फ़ोन फिर से आता है थाने में और कहता है कि यहाँ पे कुछ इंसानी जो है इंसान का एक जांघ पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस जांघ को देखता है तो दूसरा जांघ भी पास में मिल जाता है, पहले की ही भांति। ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन कोई आ करके, जैसे हम खेत में कुछ बुनाई करते हैं, उस रामलीला मैदान में शरीर के टुकड़े फेंकने का काम हर दिन कोई कर रहा है। कि अचानक से 2-4 दिन के बाद फिर से कॉल आती है और इस प्रकार से आज अब उस शरीर का एक हिस्सा मिलता है, जिसका सर का हिस्सा मिलता है। लेकिन सर से किसी का शिनाख्त नहीं हो पाता क्योंकि सर की जो हालत थी, उसके जो ऊपर से जो मारे हुए थे, काटे हुए थे, उसके बाद उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था। चलो, पुलिस तलाश में लग जाती है इतना के बाद, और उसके बाद छानबीन जारी रहती है। 15 दिन, महीना गुजर जाता है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और जब कुछ भी नहीं लगता है तो पुलिस इस केस को क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप देती है, क्राइम ब्रांच को दे देती है। क्राइम ब्रांच क्या करती है कि उस इलाके का जितना भी सीसीटीवी फुटेज हो सकता है उसको वो खंगालने का काम करने लगती है। और उस खंगालने के दौरान वही सीसीटीवी जो पुलिस ने पहले देखी थी लेकिन किसी प्रकार से उनकी आंखों से
वो गुजर गया और उस चित्र पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो क्राइम ब्रांच को एक वही जो ये पूरी घटना थी 30 जून से लेकर के 5 जुलाई तक की, उसी दौरान एक दिन रात में, एक दिन दिन में, और इस प्रकार से 3-4 बार कुछ लोग आते हैं, काला पन्नी में कुछ लेके जाते हुए तो दिखते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उस पन्नी में वो नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जैसे जब आप 5 किलो वजन लेकर के चलोगे तो चलने का जो आपका तरीका होगा वो, और जब आप खाली पन्नी लेकर के चलोगे उसमें चलने का जो तरीका होगा वो। पुलिस उन बातों को गौर करके और कुछ आइडेंटिफाई करता है। लेकिन बदकिस्मती पुलिस की ये कि उसमें चेहरा क्लियर नहीं आ पाता है। अगले दिन फिर से पुलिस तलाश करती है और फिर से उन सारे वीडियोज को खंगालने का काम करती है। तब देखता है दिन में एक महिला और एक पुरुष जाता हुआ दिखता है कुछ इस तरीके से, और एक फलाने नाम का मतलब कलर का कपड़ा, ABC जो भी कलर रहा होगा उस तरह का कपड़ा जो है पहन करके ये लोग जाते हैं। अब वो कुछ सुराग पुलिस को देती है। उस सुराग को लेकर के पुलिस पूरे इलाके में घर घर जा कर के लोगों से बात करता है, पूछता है कि कहीं यहाँ किसी का मिसिंग कोई कंप्लेन तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। ऐसा कहीं कुछ मालूम नहीं होता। त्रिलोकपुरी थाने में, बगल में ही थाना है, त्रिलोकपुरी थाने में एक खबर मिलती है कि वहाँ से आसपास में एक आदमी कोई मिसिंग हुआ था। उसकी चर्चा तो है लेकिन उसका कोई कंप्लेन अभी तक नहीं मिला है। अब पुलिस जो है उस इलाके के घर घर में जाती है और उस पे लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन इसी दौरान जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तो उसको पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनम दास था, सोनम दास का नाम का व्यक्ति जो है वो मिसिंग है कई दिनों से। तहकीकात के बाद जो है लगातार जब बातें होती है तो किसी प्रकार से पुलिस जो है सोनम दास का घर का पता लगा लेता है। पुलिस उसके घर पे जाती है और जाने के बाद ये पाती है कि वहाँ 2 कैरेक्टर उस घर में दिखाई देता है उसको, एक महिला और एक पुरुष। एक पुरुष जो लगभग 25 से 28 साल का था और महिला जो लगभग बुजुर्ग सी थी, 60 साल के आसपास की। ये 2 कैरेक्टर हैं। और जब उन दोनों कैरेक्टर को देखता है उस घर में तो पुलिस के आंखों पे वो जब चित्र चलता है, चलचित्र चलता है, जो वीडियो कैमरा के फुटेज में उसने देखा है, उसको लगता है कि हमारी तलाश पूरी हुई। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। अब पुलिस जो है उस घर की छानबीन शुरू करता है। उस घर की छानबीन जब शुरू करता है तो उस घर के छानबीन में वो दोनों कपड़े जिसकी कलर को लेकर के पुलिस घर घर घूम रही थी ये पूछने के लिए कि इस प्रकार का कलर का कपड़ा कौन पहनता है, जो नहीं मिलता है वही कपड़ा उस घर में उसको मिल जाता है। अब जो है ये दोनों जो रिश्ते में माँ बेटे हैं, ये दोनों को सच उगलने के अलावा कोई दूसरा इनके पास रास्ता नहीं बच जाता है। और उसके बाद आप जानते हो पुलिस का तरीका, जब पुलिस को विश्वास हो जाए कि ये क्रिमिनल है तो उससे बातें निकलवा ही लेती। तो उन माँ बेटे के साथ भी जो है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, रास्ता नहीं बचा था, तो वो बताते हैं कहानी। अब ये कहानी सुनोगे तो कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताना। एक महिला जिसका नाम पूनम है, वो झारखंड की रहने वाली है और उसका एक पति है। पति का नाम उसका दिनेश है। पूनम की शादी हो जाती है कच्ची उम्र में और शादी के बाद बच्चा हो जाता है। एक बेटी होती है छोटी सी। वो कुछ दिन तक अपने पति का इंतज़ार करती है, उसके बाद वो तय कर लेती है कि हम जो है वो शादी के बाद जब बेटी हो जाती है तो पति जो है दिनेश वो निकल करके आ जाता है दिल्ली काम करने झारखंड से। अब कुछ दिन के बाद जब पति वापस नहीं लौटता है तो पति की तलाश में पूनम जो है वो पहुंच जाती है दिल्ली। दिल्ली पहुंचती है, पति को ढूंढती है, पति नहीं मिलता है तो वो वहीं पे कुछ काम धाम शुरू कर लेती है।
काम करते 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 उसकी मुलाकात एक कल्लू नाम का व्यक्ति से होता है, और वो कल्लू जो है साथ में मिलकर पति को ढूंढने का काम करता है, जिसके साथ पूनम का धीरे 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 इंटीमेसी जो है वो बढ़ जाती है। और अब वो कल्लू और पूनम दोनों साथ रहने लग जाते हैं छोटी सी बिटिया के साथ, और उनका जुड़ाव और लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस कल्लू नाम के व्यक्ति से इस पूनम का 2 बेटा हुआ। तो अब इनके पास 3 बच्चे थे, 2 बेटा और एक बेटी। लेकिन इत्तेफाक से कल्लू का कोरोना के टाइम में 2020 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी दौरान ये जो पूनम है, पूनम मायूस सी हो जाती है। बच्चे अब जवान हो चुके थे, और पूनम अपनी मायूसी में एक नया आदमी जिसका नाम सोनम दास मैंने आपको बताया था, उसके संपर्क में आती है। और सोनम दास तो वैसे लिफ्ट बनाने का काम करता था, लेकिन इसके प्यार और दुलार ने उस आदमी को बिगाड़ दिया। अब वो सिर्फ दारू पीता था और सोनम के साथ मस्ती करता था। और बाद में ये भी पता चला कि सोनम दास जो है उसके 8 बच्चे हैं गांव में, लेकिन उसने काम वाम छोड़ दिया था। तो सुनने को ये भी मिला, उसकी पत्नी ने बताई कि वो हमारा सामान उमान भी, जो गहने वहने जो भी उसके पास रहा होगा छोटा मोटा, वो भी बेच करके अपने बच्चों को भेजा करता था। लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में ये सोनम दास की जो निगाहें हैं, अब उसकी बेटी जवान हो चुकी थी, जो छोटी वाली बिटिया जिसको वो ले करके आई थी झारखंड से, उस पे वो निगाह डालना शुरू करता है। उतना में ही उसका मन भरता नहीं है। तो अब जो है इसके बेटे की भी शादी हो गई है, तो उससे एक जो बहू आती है, उस बहू पे भी इसने अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, और कई बार छेड़छाड़ की खबरें घरों में गूंजी। अब इस बात से उसका बेटा जो है वो बड़ा परेशान हो गया, और पूनम और जो उसका बेटा है, ये दोनों मिल करके उसको मारने का प्लानिंग करते हैं। और उस प्लानिंग के दौरान फिर वो पन्नी लाते हैं, फिर वो फ्रिज लाते हैं। और एक दिन जब बेटी और बहू दोनों घर में नहीं थी, उस दिन रात को ये लोग दारू पिलाते हैं। उस किसको? दास को वो दारू पिलाते हैं। जब वो बेहोश हो जाता है दारू पी करके, बेहोशी की दवा मिला करके, उसके बाद जो है उसका वो लोग एक फरसे से ऐसे मारता है गला पर, वो पहले ही उसमें उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसके कई टुकड़े करते हैं। तो जब कई टुकड़ा कर देता है, उसके बाद वो लोग थक जाते हैं और फिर सारी रात वो दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं। अगले दिन तक खून फर्श पे जम चुका था। फिर सुबह उठ करके उसकी माँ ने और बेटे ने, बेटा का नाम दीपक है, वो दोनों ने मिल करके फ़र्श को साफ़ किया। उसके बाद बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जो है उसको फ्रीज में रखा, और फ्रीज में रखने के बाद ये हर दिन एक के बाद दूसरा और दूसरा के बाद तीसरा ऐसे करके 10 टुकड़े किए थे उसके शरीर का, और एक एक हिस्सा जो है वो लगातार उसको वहाँ रामलीला मैदान में डाल रहे थे। तो मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि क्राइम आप कितना भी सातिराना तरीके से क्यों न करो, आप पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाओगे, और जब आ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी और जवानी दोनों बर्बाद होती है। तो इंडिया की आवाज़ आप लोगों से निवेदन करती है कि आप लोग खुद सतर्क रहिए, और अगर आपके मन में कुछ गलत करने का फितूर आए तो उससे बचिए। मैं एडवोकेट हूँ, कभी भी किसी मसले से, अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाता था, इसके लीगल पहलू भी मुझे बताना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उन पहलुओं पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को इस प्रकार की घटना कुछ ऐसा आपके आसपास, या आपको कभी किसी सलाह की ज़रूरत हो, तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। जय भारत।